नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 क्लास 7th एनसीईआरटी का कवर करेंगे और चैप्टर 3 में है उत्तर भारत के राज्य। (800 AD से 1200 AD तक। हमने देखा इससे पहले वाले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने दक्षिण भारत के राज्य कवर किए थे। आज हम उत्तर भारत के राज्य को कवर करेंगे। हर्ष की मृत्यु के पश्चात, पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं तब ज्यादा आसानी समझ में आएगा। ये यहां से विंध्य पर्वत के दक्षिण में दक्षिण भारत, विंध्य पर्वत के उत्तर में उत्तर भारत। यहां पर है कन्नौज। हर्ष की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। जब हर्ष की मृत्यु हुई तो इस पूरे उत्तर भारत में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम मतलब पावर वैक्यूम कह सकते हैं, निर्वात क्रिएट हो गया। अब इस पावर वैक्यूम को, इस वैक्यूम को भरने के लिए, जैसे होता नहीं कि एक गड्ढा ऐसे खाली है और इधर उधर पानी है, इधर उधर, तो इस गड्ढे में पानी भरने के लिए तेजी से धाराएं आती हैं। सेम कंडीशन यहां है। ये जो वैक्यूम यहां पे क्रिएट हुआ हर्ष की मृत्यु के पश्चात, अब कन्नौज है, ये कन्नौज है। इस कन्नौज को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों का संघर्ष होने लगा। 3 प्रमुख राज्य, एक तो इधर है राजस्थान की तरफ प्रतिहार, दूसरा इधर है बंगाल पे पाल, तीसरा इधर है राष्ट्रकूट। ये तीनों राज्य इस वैक्यूम को भरने के लिए पहुंचने लगे और आपस में संघर्ष करने लगे। राष्ट्रकूटों की राजधानी मालखेद राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। अमोघ वर्ष उनका बहुत प्रतापी शासक हुआ करता था। ये इसको बहुत शक्तिशाली बनाया था। तो ये दक्षिण में ऑलरेडी थे, ये उत्तर की तरफ बढ़ना चाहते थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। ये भी बहुत शक्तिशाली थे और ये भी इधर बढ़ना चाहते थे। प्रतिहार भी शक्तिशाली थे। इन तीनों में कोई ऐसा नहीं था कि कोई 19 पढ़े, सब 20 थे। प्रतिहार भी शक्तिशाली थे, वो भी यहां पर फिलअप करने की, कन्नौज को अधिकार करने के लिए कन्नौज पर दौड़ पड़े। अब तीनों में घमासान युद्ध होता है। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है, आखिर में कन्नौज में ऐसा क्या खास बात था? ये सब तो कन्नौज को छोड़ भी सकते थे, क्या ऐसा खास बात था? खास बात यह था, कन्नौज बहुत प्रसिद्ध नगर था उस समय का, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कन्नौज पर अधिकार कर लेता वो पूरे गंगा घाटी पर अधिकार करता। पूरा गंगा घाटी उसके पोजीशन में आता। ये कारण था कन्नौज पर अधिकार करने का। ये आपका हुआ एक प्रकार से त्रिपक्षी, इन तीनों के संघर्ष को त्रिपक्षी संघर्ष का नाम दिया गया। त्रिपक्षी संघर्ष। और ये तीनों लड़ते लड़ते आपस में लड़ते लड़ते
इतने कमजोर हो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि हम कब खोखले हो चुके हैं। और उत्तर पश्चिम से जब हमला होता है तो रिटेलिएट करने की स्थिति में लोग नहीं रह गए थे उस समय। इसके बाद आते हैं इन तीनों राज्यों के बाद में एक राज्य और, राजपूत राज्य, जो कि राजस्थान में राजपूत राज्य था। क्या बातें हैं? राजपूत। राजपूत अपने आप को क्षत्रिय कहते थे और राजपूत ये अपने आप को क्षत्रिय कहते थे और कहते थे हम सूर्यवंशी या चंद्रवंशी हैं। लेकिन चार उसमें से राजपूत ऐसे थे जो अपने आप को ना तो सूर्यवंशी कहते थे ना चंद्रवंशी कहते थे, और ये चारों कहते थे हम वशिष्ठ के अग्निकुल से उत्पन्न हैं। इन चारों में कौन कौन है भाई? चौहान, सोलंकी, परमार, प्रतिहार। ये चारों अपने आप को वशिष्ठ के अग्निकुल से उत्पन्न मानते थे। अब इसमें चौहान को देखते हैं। चौहान के उत्तर, ये यहां पे मान लीजिए दिल्ली है, चौहान के उत्तर पूर्व में तोमर थे। तोमर हरियाणा और दिल्ली के किनारे अपना बसे हुए थे, और इन्होंने, इन तोमरों ने 736 एडी में ढिल्लिका यानी दिल्ली 736 में इन्हीं तोमरों ने ये लिख देते हैं यहां, तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की 736 एडी में ढिल्लिका नाम से। पूछा गया क्वेश्चन आईएएस में, पीसीएस में भी पूछा गया है कि दिल्ली की स्थापना करने वाले वंश का नाम बताएं। तोमर वंश। अब इन तोमरों को चौहानों ने पराजित कर दिया, इनसे दिल्ली छीन ली। अब दिल्ली पर चौहानों का आधिपत्य हो गया। इन्हीं चौहानों में एक बहुत प्रतापी शासक इनका था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसके बारे में चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासों में लिखा भी है। और इसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी से। वो आगे चल के अभी आगे बता रहे हैं हम। अब आगे चलते हैं महमूद गजनी की तरफ। अफगानिस्तान में गजनी एक जगह था, वहां पर महमूद नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। उसकी साम्राज्य विस्तार करने की प्रबल इच्छा। और साम्राज्य विस्तार कैसे हो? धन उसके पास रहेगा तब ये संभव है। तो धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर वो आक्रमण किया। उसने सुन रखा था कि भारत के मंदिरों में बहुत सोना है और बहुत संपन्न देश है। इसी वजह से वो लगभग 1000 से 1025 के बीच में, पहला आक्रमण उसका 1000 में होता है, 1025 में लास्ट आक्रमण होता है। इनके बीच में लगभग उसने 17 बार आक्रमण किए भारत पर। और सबसे जो चर्चित आक्रमण उसका था, सोमनाथ के मंदिर पर उसने आक्रमण किया, जो कि गुजरात में पड़ता है। उसकी एक स्टोरी भी है जो कि यहां पर सुनाएंगे तो कुछ लंबा पड़ जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी सुनाना पसंद करेंगे। सोमनाथ के मंदिर में मूर्ति जब आप
अब उस समय की बात है, मूर्ति जो भगवान शंकर की थी वो बीच में से टंगी हुई थी, ना तो ऊपर कोई सपोर्ट ना तो नीचे कोई सपोर्ट। महमूद गजनी जब मंदिर में एंट्री किया तो वो देखा जब मूर्ति को तो बिल्कुल बीच में टंगी हुई थी भाई, बड़ा आश्चर्य। अब वो मूर्ति को भी लेके जाना चाहता था लेकिन संभव नहीं था उसके लिए, वो लेके जाए कैसे मूर्ति जब बीच में ही मूर्ति बिना किसी सपोर्ट के टंगी हुई है। सभी को मारता काटता चला गया। अंतिम पुजारी जो मेन पुजारी थे उनके गले पर तलवार लगाया और कहा बताओ मूर्ति कैसे टंगी है। कहा इस मंदिर की पताका को अगर ध्वस्त किया जाएगा तब मूर्ति अपने आप नीचे गिर जाएगी। मंदिर का पताका नष्ट किया गया, मूर्ति नीचे आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से उसका वो मूर्ति टिकी हुई थी जो कि पताका में थी। ये कारण, ये स्टोरी है, एक अच्छी किताब थी, अच्छे राइटर की, उसमें ये लिखी हुई ये स्टोरी। अब ये महमूद गजनी का जो सोमनाथ का आक्रमण था, काफी बहुत नरसंहार उसने वहां पर किया और बहुत सारा धन लूट के लेके चला गया। यहां तक महमूद गजनी हो गया। अब आगे हम चलते हैं मोहम्मद गोरी पर। गोरी धन तो लूटना, गोरी का भी आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी पहले लिख देते हैं, मोहम्मद गोरी। गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना तो था ही, साथ में वो उत्तर भारत के राज्यों को अपने में मिलाना भी चाहता था। और जिस राज्य को वो अपने में मिला लेता था वहां पर अपना एक जनरल नियुक्त कर देता था ताकि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था वो संभाले। इस गोरी का महत्वपूर्ण युद्ध भारत में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से हुआ। पृथ्वीराज चौहान हालांकि इसमें पराजित हो गए, लेकिन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने ही 1191 में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, अच्छा 1191 वाले युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, और यह तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। यहां पर फिर आगे इसके लगभग 1200 कुछ समथिंग के आसपास इसकी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसने यहां पर अपना एक जनरल नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के पोजीशन में पूरा का पूरा उत्तर भारत आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे इस पीरियड में 800 से लेकर 1200 एडी के पीरियड में क्या क्या और चेंजेस हुए, इस पीरियड में और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अब हम बताते हैं आपको। आर्थिक व्यवस्था, गुप्त काल में तो अधिकारी लगान वसूल किया करते थे। हर्ष के पीरियड में भी कमोबेश सही था। मध्यकाल आते आते ये जो अधिकारी लगान वसूल करते थे, धीरे धीरे उस भूमि के, जिस भूमि से ये लगान वसूल करते थे, उस भूमि का अपने आप को स्वामी मानने लगे कि भाई हम इस भूमि के स्वामी हैं। अब ये लगान जो था वो उन्हीं के पास रहने लगा, यानी वो राजकोष में नहीं जा रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, जो उस समय पराजित सरदार थे, पराजित राजा थे, उनको जो भी व्यक्ति पराजित करता, जो राजा उनको पराजित करता था, उनको कुछ भूमि दान दे दिया करता था कि अपना इसी से खर्चा बर्चा जीवन ये निर्वाह करें।
तो वो उससे अपना लगान वसूल करके अपने पास रखते थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ब्राह्मणों को बहुत सारी जमीनें अनुदित जमीनें दी गई, मुफ्त में जमीनें दी गई। वो ब्राह्मण अपना उस जमीन से लगान खुद वसूल करते थे, सीधे किसानों के संपर्क में रहते थे। अब वो पैसा सिर्फ उनके पास आता था। ये तीनों फैक्टर मिलाकर ऐसा क्रिएट हुआ कि सारा का सारा धन अब वो सेंटर में न जाकर इन तीनों के पास आने लगा। यानी जो सेंटर का जो राजा हुआ करता था उसका राजकोष धीरे 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 रिक्त होने लगा और राजा खुद कमजोर होने लगा। यहां से राजा की कमजोरी के कारण आगे और हमले शुरू होने लगे। अब आगे बढ़ते हम। जैसा कि इसके पहले हमने बताया कि राजा की स्थिति कमजोर हो गई और वास्तव में प्राचीन काल से इस समय राजा की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति दोनों कमजोर हुई। राजा के दरबार में सामंत और ब्राह्मण प्रमुख वर्ग हुआ करता था। ब्राह्मण राजा के लिए कर्मकांड करते थे तथा उनके जो जीवन चरित्र है उनको लिखने का काम करते थे और जो भी राजा उनके लायक जो काम देते थे वो करते थे। यानी विश्वसनीय ब्राह्मण राजा के हो गए और सामंत प्रशासन देखा करते थे। अब इसी फेज में जो नगरों में रहने वाले लोग थे वो नगरों के जो उद्योग होते थे वो किया करते थे। इसी फेज में इन लोगों का व्यापार भी होने लगा पूर्वी अफ्रीका से और वहां से पूर्वी अफ्रीका को ये यहां से केसर कपास से निर्यात करते थे और बदले में घोड़े मंगाते थे। घोड़े यहां पे नहीं होते थे, उधर से ही घोड़े आयात होते थे। ये आपका उस समय का समाज हो गया। आगे चलते हैं शिक्षा, ज्ञान और धर्म की तरफ। शिक्षा, ज्ञान, धर्म। मंदिर शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उस मंदिर में गणित और संस्कृत का अध्यापन कराया जाता था। इसी काल में कलहड़ की राजतरंगड़ी और विक्रमांक देव चरित्र, कथासरी सागर इत्यादि ग्रंथ भी लिखे गए। साहित्यों की भी काफी रचना हुई इस काल में। और धर्म के बारे में, धर्म वैष्णव और शैव धर्म लोकप्रिय धर्म थे। बौद्ध धर्म भी था पूर्वी भारत में, बंगाल में। और कृष्ण भक्ति बहुत लोकप्रिय हुई। राधा कृष्ण की मूर्तियां बनने लगी, काफी उपासना होने लगी, भक्त इनके उसमें जाने लगे, मंदिरों में जाने लगे। ये आपका शिक्षा, ज्ञान और धर्म इस काल का हो गया। बहुत सारे मंदिर वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति हुई। बहुत सारे मंदिर इस फेज में बने, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता, आज भी जीवंत अवस्था में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसी फेज में राजस्थान में माउंट आबू है, उसका जैन मंदिर जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अब इस फेज में हमने यहां बताया कि जो बंगाल में पाल थे बौद्ध मतानुयायी थे। और भी बहुत सारे मंदिर इस फेज में बने हुए हैं, इसका पूरा जिक्र उसमें बुक में नहीं दिया गया। आगे हो सकता है आगे इससे बड़ी किताबों में मिले तब बताया जाएगा। अब इस पूरा का पूरा जो हमने अभी आपको पूरा विश्लेषण करके एकदम जोड़ के जो बताया है, इससे ये ऐसी घटनाएं आपको प्रतीत होंगी कि उत्तर और दक्षिण में, उत्तर जो कल बताया था जो आज बता रहा हूं, ऐसी घटनाएं घटी हुई प्रतीत हो रही कि दोनों उत्तर और दक्षिण एकदम काफी करीब आ गए। अब कोई दूरी नहीं रह गई जो प्राचीन काल में हुआ करती थी। संस्कृति पूरी एकदम मिलती चली गई। यह है आपका उत्तर भारत की राज और इसके पहले दक्षिण भारत का राज। यहां पर यह चैप्टर एंड होता है। इसके बाद कल किसी नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं और वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। बीबी में क्वेश्चन तो आ रहा है। कॉन्सेप्ट मेंस में आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा।
प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन तो इसमें कवर धीरे धीरे हो ही रहे हैं, जो भी हमारे जो हमको लगता कि यहाँ ये आया हुआ ये आ सकता है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, लेकिन जोर कॉन्सेप्ट पर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ब्रेन में फीड होना चाहिए, और ब्रेन में फीड हो गया एक बार तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहे और हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।